Our today's topic is structure of pollen grains. आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को, जो कि रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट का ही पार्ट है। तो आइए हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं यानी कि पोलन ग्रेन्स होते हैं वो आपके टेट्राड से फॉर्म होते हैं, यानी कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है उस टेट्राड से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। एंड वो जब मेच्योर होते हैं तो वो सेपरेट आउट होकर के मेच्योर पोलन ग्रेन की तरह फॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए ये दिखाया हुआ है, माइक्रोस्पोर फ्रॉम द टेट्राड सेपरेट टू फॉर्म पोलन ग्रेन। आउटर सरफेस ऑफ माइक्रोस्पोर्स may have spines, ridges and furrows. They may be oval, lobed and triangular etc. यहाँ आपका स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया है कि जो आउटर सरफेस होता है माइक्रोस्पोर का, वो उसमें जो उस पर स्पाइंस हो सकते हैं, रिजेस हो सकते हैं, फ्यूरोज हो सकते हैं। ये शेप में ओवल भी हो सकते हैं, लोब्ड और ट्राइंगुलर शेप के भी हो सकते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स होते हैं। तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप के माइक्रोस्पोर्स होते हैं। तो यहाँ कुछ आपको बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। नेक्स्ट है द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय द 2 लेयर्ड वॉल। अगर यहाँ हम पोलन ग्रेन की बात करें तो पोलन ग्रेन का जो पोलन ग्रेन की जो आउटर वॉल होती है वो 2 लेयर से कवर्ड होती है। तो साइटोप्लाज्म, अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है, एक सेकेंड, तो अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है वो साइटोप्लाज्म क्या काम करता है, वो जैसे कि हमारा ये है, देखिए ये आपका पोलन ग्रेन है। इस पोलन ग्रेन में अंदर क्या मिलेगा आपको, साइटोप्लाज्म मिलेगा। इस साइटोप्लाज्म की जो आउटर कवरिंग होती है ये, और उसके बाहर यहाँ पर 2 वॉल्स होती हैं, इनकी एक और कवरिंग होती है अंदर और उसके बाहर एक और कवरिंग होती है। तो ये आपका इनर में 2 लेयर्ड वॉल होती है इसके बाद आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्साइन। इसकी जो आउटर लेयर होती है वो एक्साइन कहलाती है। और इसकी जो आउटर लेयर होती है उसमें क्या होती है, वो स्कल्पचर्ड और स्मूथ होती है, मेड बाय द स्पोरोपोलेनिन। यानी कि वो स्पोरोपोलेनिन एक सब्सटेंस होता है उसकी बनी होती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो स्पोरोपोलेनिन होता है मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है लिविंग बर्ड का। तो ये इसके ऊपर आसानी से अपने आप को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्पोरोपोलेनिन होते हैं, ये स्पोरोपोलेनिन की वजह से अपने आप को प्रोटेक्शन देते हैं। विच इज़ द क्यूटिन एंड इट इज़ द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल सब्सटेंस नोन। इट इज़ द रेजिस्टेंट टू केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। यानी कि ना तो इसके ऊपर किसी केमिकल का असर होता है और ना ही कोई बैक्टीरिया, फंगल या कोई भी ऐसे सब्सटेंस का इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है स्पोरोपोलेनिन की वजह से। किसके ऊपर, पोलन ग्रेन के ऊपर। बात आपको समझ में ही आई होगी कि टेट्राड से पहले पोलन ग्रेन बना है और जो पोलन ग्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें स्पाइंस और रिजिड और फ्यूरोज होते हैं और ये ओवल, लोब्ड और ट्राइंगुलर शेप का हो सकता है। जो आपका पोलन ग्रेन होता है उसका जो साइटोप्लाज्म होता है उस साइटोप्लाज्म को 2 लेयर से कवर्ड होता है वो। इसकी आउटर लेयर को हम एक्साइन बोलते हैं जिसमें स्पोरोपोलेनिन होता है और वो स्पोरोपोलेनिन जो है इसे केमिकल और बायोलॉजिकल सब्सटेंस यानी कि बायोलॉजिकली क्या करता है, रेजिस्टेंट करता है, यानी कि इसे बचाता है। अगर हम इनर वॉल की बात करें तो इनर वॉल इज़ कॉल्ड द इंटाइन। इसकी इनर वॉल को हम क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। एक्साइन इज सिक्रेटेड बाय टेपिटम एंड इंटाइन इज बाय द माइक्रोस्पोर। जो आपको मैंने आपको 4 लेयर्स हमने बताई थी आपको। तो जो उसमें सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो टेपिटम लेयर थी। वो टेपिटम लेयर जो होती है वो क्या सिक्रेट करती है, आपकी एक्साइन सिक्रेट करती है। और जो इंटाइन लेयर होती है यानी कि जो अंदर की लेयर होती है वो किससे मिलके बनती है, माइक्रोस्पोर जो है वो इंटाइन लेयर फॉर्म करता है। ठीक है, जो टेपिटम लेयर होती है वो एक्साइन फॉर्म करती है और जो इंटाइन होता है वो माइक्रोस्पोर से डेवलप होता है। एक्साइन इज़ नॉट कंटिन्यूस। द प्लेस वेयर एक्साइन इज एब्सेंट इज कॉल्ड जर्म पोर। यहाँ जो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी आगे, आपको डायग्राम दिखाऊंगी मैं इसका। इसमें क्या बोला गया है, जो एक्साइन होती है यानी कि जो आउटर कवरिंग होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती। इसमें क्या होते हैं, बीच बीच में स्पेस होते हैं, यानी कि जैसे ये आ गया, यहाँ आ गया, ये आ गया या ये आ गया। एक से ज़्यादा स्पोर भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। तो ये जो स्पेस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, जर्मपोर बोलते हैं। ये क्या कहलाता है, जर्मपोर। कंटिन्यूसली नहीं होती कि कंटिन्यूसली ये पूरा एक सर्कल है, नहीं, जिसमें बीच बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं और इन स्पेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मपोर्स कहते हैं या फिर जर्म फ्यूरोज कहते हैं। द स्टडी ऑफ द पोलन इज कॉल्ड द पैलियोनोलॉजी। जो पोलन ग्रेन की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैलियोनोलॉजी। लॉजी मीन्स होता है स्टडी और हम पोलन ग्रेन की स्टडी करें तो पैलियोनोलॉजी।
आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। ये बेसिक सी टर्म्स यहाँ पर बताई गई हैं, बेसिक से स्ट्रक्चर कुछ टर्म्स आपको बताई हैं कि जो पोलन ग्रेन होते हैं वो टेट्राड की फॉर्म में होते हैं पहले, और वो पोलन ग्रेन फॉर्म करते हैं सेपरेट होने के बाद। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो उनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो स्पाइंस भी हो सकती है, रिजेस भी हो सकते हैं, फ्यूरोज भी हो सकते हैं, ये ओवल और लोब्ड और ट्रायंगुलर भी हो सकते हैं। जो पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म होता है वो 2 लेयर्ड वॉल से कवर्ड होता है। इसकी आउटर लेयर को एक्साइन बोलते हैं जो स्पोरोपोलन की बनी होती है, और इसकी इनर लेयर को इंटाइन बोलते हैं जो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आपकी जो एक्साइन लेयर होती है वो टैपेटम से बनती है, और जो इंटाइन लेयर होती है वो माइक्रोस्पोर से डेवलप होती है। एक्साइन जो होता है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, बीच बीच में स्पेस होता है, और उस स्पेस को हम जर्म कोर बोलते हैं अगर वो आपका पोलन ग्रेन सर्कुलर फॉर्म में है, और जर्म फ्यूरोज कहलाएगा अगर आपका वो जो स्पेस है वो इलोंगेटेड स्पेस की फॉर्म में है। और पोलन ग्रेन की स्टडी को हम पैलिनोलॉजी कहते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि पोलन ग्रेन का इंटाइन और एक्साइन जो लेयर है वो बेसिकली थोड़ा सा और हम इसे पढ़ लेते हैं। रिप्रेजेंट द मेल गैमेट, हमें पता है कि पोलन ग्रेन मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है, ये स्फेरिकल होता है, और इसकी 2 लेयर्ड होती है, एक्साइन एंड इंटाइन। अभी मैंने आपको बताया है। जो आउटर लेयर होती है वो हार्ड होती है, हार्ड लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन एंड विच इज़ एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर, एसिडिक एंड एल्कलाइल कंडीशन एंड एंजाइम। यानी कि विदस्टैंड मतलब होता है, यहाँ जो विदस्टैंड का मतलब है कि ये खड़ी रहती है, यानी कि इसके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं होता है, चाहे वो हाई टेम्परेचर का हो, कोई एसिड हम इसके ऊपर डाल दें, या एल्कलाइन कोई बेसिक सब्सटेंस हो, या फिर कोई एंजाइम्स वगैरह हो, इसके ऊपर किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है। इट इज़ द मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। इसके बाद जो इनर लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटाइन, और ये थिन होती है, पतली होती है और कंटिन्यूस लेयर होती है। जैसे अभी आपको पीछे बताया था कि एक्साइन जो होती है वो नॉन कंटिन्यूस लेयर होती है, इसमें जर्म पोर डेवलप हो जाता है। जबकि थिन लेयर कैसी होती है, इंटाइन क्या होती है, थिन होती है और कंटिन्यूस होती है, और ये सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। देखिए यहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स आपको बताए गए हैं, ये आपके एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। एनसीईआरटी के अंदर ही आपके देखिए कुछ डिफरेंट टाइप के यहाँ पर दिखाए हैं आपको। देखिए कुछ ये लॉन्गुलर शेप का है, ये आपके सर्कुलर शेप के हैं, यहाँ फ्यूरोज भी हैं, स्पाइंस भी निकले हुए हैं। तो ये डिफरेंट ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप जो आपके लैब में मौजूद है उससे देखने की कोशिश करेंगे तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देखा जाता है, तो इसीलिए यहाँ जो होते हैं ये डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर आपको पोलन्स के दिखाई दिए हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि पोलन के अंदर जो हम इंटाइन और एक्साइन के अंदर जो होता है वो क्या होता है। देखिए मैच्योर पोलन ग्रेन कंटेन 2 सेल्स, इसके अंदर 2 सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या है, लार्ज विद द इरेगुलर न्यूक्लियस। ये वेजिटेटिव सेल जो होती है ये बड़ी होती है, ये सेल कैसी होती है, बड़ी होती है, और इसके अंदर इरेगुलर न्यूक्लियस होता है। कंटेन फूड रिजर्व, और इसके अंदर फूड जो होता है वो स्टोर्ड होता है। और अगर हम जनरेटिव सेल की बात करें तो जनरेटिव सेल जो होती है वो छोटी होती है, और ये स्मॉल होती है, और फ्लोट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल के अंदर ही फ्लोट करती है, उसके साइटोप्लाज्म में ही क्या करती है, फ्लोट करती है। क्लियर है आपको ये बात। देखिए यहाँ मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए ये पोलन ग्रेन है। ये पोलन ग्रेन में क्या हुआ, इस पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस था इसमें कुछ वैक्यूल्स डेवलप हुई जब ये मैच्योर हुआ। अब ये न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन स्टार्ट होगा, डिवीजन स्टार्ट हुआ, एसिमेट्रिकल इसके अंदर स्पिंडल फॉर्म हुए। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि स्पिंडल्स क्या होते हैं, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में, माइटोसिस मियोसिस के चैप्टर में 11th क्लास में आप बहुत अच्छी तरह इसको डिस्कस करके आ चुके हैं। इसमें स्पिंडल फॉर्म्स होते हैं तो न्यूक्लियस क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे तो एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे चला जाएगा। इससे क्या होगा, 2 इसके बीच में फिर साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगा। पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, देन साइटोकाइनेसिस हुआ, और उसके बाद आपका 2 सेल्स बन गई। तो 2 सेल के बाद एक तो वेजिटेटिव सेल कहलाई और एक जनरेटिव सेल कहलाई। वेजिटेटिव सेल हमेशा लार्ज होती है और जनरेटिव सेल्स हमेशा छोटी होती है। तो ये वेजिटेटिव सेल है और ये जनरेटिव सेल है। यहाँ इसका थोड़ा सा बड़ा करके आपको स्ट्रक्चर दिखाया है। ये आपकी जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव सेल दिखाई, ये फ्लोट भी कर सकती है। तो यहाँ पर एक टिपिकल ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। ये आपको मैंने जैसे पीछे बताया कि जो जनरेटिव सेल्स होती है ये क्या हो सकती है, इसमें फ्लोट भी कर सकती है। छोटी सी सेल है तो वो पूरे वेजिटेटिव सेल के अंदर कहीं ना कहीं फ्लोट कर सकती है। यहाँ देखिए ये एक्साइन लेयर दिखाई है, इसकी आउटर लेयर जो हमारी हार्ड होती है, जो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ये इनर लेयर है, जो अंदर की लेयर दिखाई है वो कौन सी लेयर दिखाई है, इनर इंटाइन लेयर है। और ये जगह जगह से स्पेस, यहाँ एक जगह से स्पेस आपको दिखाया जर्म पोर, जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है। तो इसका मैं अभी आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगी कि स्पोरोपोलेनिन क्यों नहीं होता है यहाँ पर, इसका क्या फ़ायदा है।
ये आपकी जनरेटिव सेल यहाँ दिखाई हुई है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस, और ये है आपकी वेजिटेटिव सेल। ये पूरी लार्ज सेल आपकी वेजिटेटिव सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ क्या है, क्या कैसे हुआ है ये। तो हम आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन आर शेड एट द 2 सेल स्टेज। तो जो अभी आपको मैंने दिखाई है कि एक वेजिटेटिव सेल हो गई और एक जनरेटिव सेल हो गई, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल हो गई, ये कितनी सेल हो गई, एक पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल हो गई ना, तो इसको हम कौन से स्टेज बोलते हैं, 2 सेल स्टेज बोलते हैं। क्लियर ये बात, 2 सेल स्टेज बोलेंगे। और एंजियोस्पर्म में 60% प्लांट ऐसे होते हैं, 60% फ्लावर ऐसे होते हैं जो कि 2 सेल स्टेज पर ही शेड हो जाता है। क्या पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज पर ही शेड हो जाता है। वाइल इन अदर जनरेटिव सेल्स अंडरगोज माइटोसिस टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स। अब बाकी दूसरे जो बाकी के 40% हुए उनमें क्या होगा, उनके अंदर जनरेटिव सेल के अंदर माइटोसिस डिवीज़न होगा और वो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये हमारा अभी आप क्या यहाँ पर क्या डिस्क्राइब किया आपको कि यहाँ आपको बताया कि जनरेटिव सेल जो होती है वो माइटोसिस में हो जाती है। जनरेटिव सेल माइटोसिस में जाती है, तो देखिए ये जो आपकी जनरेटिव सेल है इसके अंदर माइटोसिस डिवीज़न होगा। माइटोसिस डिवीज़न होगा तो अगेन वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, कौन, न्यूक्लियस। तो जब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो इसका साइटोप्लाज्म भी फिर डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रही। देखिए यहाँ पर मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ। ये एक आपका क्या है, पोलन ग्रेन है। इसके बाहर आपकी ये एक्साइन लेयर है, यानी कि जो रिजिड भी हो सकती है, फ्यूरोस भी हो सकती है। ये जो सर्कुलर वॉल है ये आपकी इंटाइन लेयर है, अंदर की लेयर है। अब इसके अंदर 2 सेल बनती है। ठीक है, इसके अंदर क्या बनेंगी, 2 सेल बनेंगी। ये है आपका वेजिटेटिव और ये है आपकी जनरेटिव। वेजिटेटिव सेल लार्ज होती है, जनरेटिव आपकी छोटी होती है। अब ये जो जनरेटिव सेल है, अब ये जनरेटिव सेल के अंदर क्या होगा, डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा। ये एक्साइन बना रहे हैं, ये आपकी इंटाइन है। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा। डिवीज़न जो स्टार्ट होगा ये आपकी सेल जो है वो 2 पार्ट्स में टूट जाएगा, यानी कि आपके सेल का न्यूक्लियस जो है वो 2 पार्ट में टूट जाएगा और फिर इसके बाद इसका साइटोप्लाज्म भी 2 पार्ट में टूट जाएगा। तो कितनी सेल हो गई, ये तो है आपकी वेजिटेटिव सेल, एक न्यूक्लियस ये हो गया, एक सेल ये हो गई, एक न्यूक्लियस ये हो गया, दूसरी सेल ये हो गई, एक न्यूक्लियस ये हो गया, तीसरी सेल ये हो गई। तो कितनी सेल हो गई, 1 2 3। तो बाकी की एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर 60% प्लांट्स ऐसे होते हैं, 60% रेशो ऐसा होता है जो कि 2 सेल स्टेज पर ही पोलन ग्रेन जो है वो क्या हो जाता है, शेड हो जाता है। और बाकी के जो 40% बचे हैं उसमें क्या होता है, 3 सेल स्टेज बनती है, यानी कि उसके अंदर 3 सेल बनते हैं। जनरेटिव सेल अगेन 2 पार्ट्स में माइटोसिस मेथड से डिवाइड हो जाता है। तो माइटोसिस मेथड का आपको ये प्रूफ पता है कि इसमें माइटोसिस में सेल डिवाइड हो जाती है लेकिन उसके अंदर डुप्लीकेट हो जाती है, यानी कि उसके अंदर डीएनए या क्रोमोसोम का यानी कि अगर वो डिप्लॉयड हैं तो वो डिप्लॉयड ही रहेंगी, वो हैप्लॉयड में डिवाइड नहीं होती। क्लियर है बात। तो यहाँ आपका ये डिस्क्रिप्शन था। इसके बाद आपको मैं बता देती हूँ, नेक्स्ट है कि द वेलिबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन आफ्टर दे आर शेड डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, कि कितने टाइम तक रह सकता है, कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकता है, ये डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर। इट रेंज फ्रॉम 30 मिनट टू फ्यू मंथ्स, यानी कि 30 मिनट में भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, 30 मिनट में भी डिस्ट्रॉय हो सकता है और कुछ महीनों तक, एयर के अंदर कुछ महीनों तक भी रह सकता है। और जब भी उसे सुटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, सुटेबल प्लांट मिलेगा, यानी कि स्टिग्मा मिलेगा, ये उसके ऊपर सेटल डाउन हो जाएगा और क्या होगा, जनरेट यानी कि उसका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो हम अभी नेक्स्ट क्लास में अपने समझेंगे। इससे पहले तो हम यहाँ आपको इतनी बात समझ में आई। देखिए आज मैंने आपको क्या डिस्कस किया है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है। यहाँ मैंने आपको बताया कि जो पोलन ग्रेन होती है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक्साइन और इंटाइन 2 लेयर से मिलकर बनती है। आउटर एक्साइन, इनर इंटाइन होती है और आउटर लेयर जो होती है वो स्पोरोपोलिन। ये इट इज़ मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी इस बार आपका सिलेबस जो है वो कट हो चुका है, बहुत सारे चैप्टर्स उसमें रिड्यूस हो चुके हैं, कुछ टॉपिक उसमें हमने कट कर दिए हैं सीबीएसई ने। तो जो अब आपका एग्ज़ाम आएगा वो बचे हुए टॉपिक में से आएगा, तो जो बचे हुए जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। तो आपका जो एक्साइन लेयर है, तो जो आपकी एक्साइन लेयर है वो किसकी मिलके बनती है, स्पोरोपोलिन से मिलके बनती है। और इसका ये स्पोरोपोलिन इज़ द मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। और इसके ऊपर ना टेम्परेचर का कोई फ़र्क पड़ता है, ना एसिडिक मीडियम का, ना एल्काइल मीडियम का, ना एंजाइम्स का, यानी कि बेसिकली ना इसके ऊपर केमिकल का कोई फ़र्क पड़ता है, ना ही बायोलॉजिकल एजेंट्स का कोई फ़र्क पड़ता है। दूसरी लेयर है इंटाइन लेयर, जो किसकी बनती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनती है। तो
इतना समझ में आया। ये कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाए हुए हैं कि पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अंदर की, तो जो पोलन ग्रेन का अंदर का साइटोप्लाज्म होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या होती है, वो इरेगुलर न्यूक्लियस की होती है और उसके अंदर फूड रिजर्व होता है, इनके फूड कंटेंट होता है, और ये स्मॉल होती है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म की वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट करती है। इसके बाद आप ये देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाया है कि जो 60% प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, वो 2 सेल स्टेज पर पोलन ग्रेन शेड हो जाते हैं, और बाकी के जो 40% बचे वो 3 सेल स्टेज पर शेड हो जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो अवेलेबिलिटी होती है, यानी कि कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, वो 30 मिनट से फ्यू मंथ तक का इनका सर्वाइवल पीरियड होता है। अगर मैं डायग्राम की बात करूँ, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अक्सर एग्जाम में आपको बनाने के लिए आ भी सकता है, तो आपको अच्छी तरह ड्रॉ करना है, सीखना है। ये एनसीईआरटी की बुक का ही डायग्राम है आपकी, तो आप इसे एक बार एनसीईआरटी की बुक में ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ये आपका सिंपल पोलन ग्रेन है। अब ये पोलन ग्रेन में क्या हुआ है, न्यूक्लियस और वैक्यूल्स डेवलप दिखाई गए हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन यानी कि डिवीजन होगा, और आपकी जो सेल है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। इसमें वेजिटेटिव सेल लार्ज वन है और जनरेटिव सेल स्मॉल वन है। अभी जनरेटिव सेल अगर दोबारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए तो वो 3 सेल स्टेज कहलाएगी, अदरवाइज ये 2 सेल स्टेज है। यहाँ इसका थोड़ा डिटेल यानी कि बाहर सारी लेयर्स आपको दिखाई गई हैं, एक्साइन भी दिखाया गया, इंटाइन भी दिखाया गया, जर्म पोर भी, जनरेटिव सेल भी, जनरेटिव न्यूक्लियस भी, वेजिटेटिव सेल एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस। हाँ, मैंने आपको एक और अभी थोड़ा सा इससे पहले बताया था कि जर्म पोर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। बहुत लंबी वीडियो हो रही है, तो मैं आपको जल्दी से इसको वाइंड अप करते हुए बता देती हूँ कि जो हमारी ये है, देखिए जैसे ये बना रही मैं, यहाँ पर मान लीजिए या इस जगह से आपका जर्म पोर है, यहाँ पर आपकी सेल जो है वो नहीं है, इतने हिस्से में आपका स्पोरोपोलेनिन डेवलप नहीं हुआ हुआ। तो अब क्या होगा, जब ये पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पर सेटल डाउन होता है, तो जब स्टिग्मा पर सेटल डाउन होगा तो यहाँ पोलन ग्रेन आके सेटल डाउन हो जाएगा। तो जिस जगह से ट्यूब जनरेट होगी, इसमें से अभी एक ट्यूब निकलेगी, तो वो जो ट्यूब निकलती है, पोलन ट्यूब जिसे हम कहते हैं, ये ट्यूब कौन से वाले रीजन से निकलती है, जर्म पोर वाले रीजन से निकलती है, क्योंकि बाकी सारी जगह तो स्पोरोपोलेनिन है, तो स्पोरोपोलेनिन तो बहुत हार्ड होती है, तो इसमें से तो कोई चीज़ अंदर या बाहर नहीं जा सकती है, क्योंकि हार्डेस्ट सब्सटेंस है। लेकिन जर्म पोर होने की वजह से जो पोलन ट्यूब निकलती है वो सिर्फ इसी वाले रीजन से ही आगे बढ़ जाती है। ठीक है, इसी वाले रीजन से ही आगे बढ़ेगी, तो जर्म पोर का होना बहुत ज़रूरी है, और जर्म पोर से ही पोलन ट्यूब जो है वो जनरेट होगी। वो आगे आप फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक में डिटेल में समझेंगे, वो बस मैंने आपको कहा था, तो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका दिया है, ताकि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न आ रहे कि जर्म पोर यहाँ क्यों रहता है, स्पोरोपोलेनिन चारों तरफ से बंद क्यों नहीं रहती। अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने आपको बताया। क्लियर है, होप कि आपको इतना टॉपिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फीमेल गैमेट, जैसे अभी हमने मेल गैमेट का पूरा पढ़ा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, अब हम आगे मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे कि मेगा यानी कि फीमेल गैमेट कैसे डेवलप हुआ है, और फिर उसके बाद हम उसकी फर्टिलाइजेशन इवेंट को पढ़ेंगे। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।